तो इस वक्त जिस तरह से हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जंग का माहौल है और स्पेशली मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो मिडल ईस्ट तो हर तरह से सेंटर में आता है। इकोनॉमीज वो चलाता है, दुनिया को चलाने में बेसिकली बहुत बड़ा हाथ है मिडल ईस्ट का। और जितना अनस्टेबल मिडल ईस्ट इस वक्त है, आई थिंक ये कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, आज बात करते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी ट्रंप की तरफ से अगर देखें तो नेतन्याहू की हमने कल बात की थी, उसकी कुछ वीडियोस की। और कल उसकी एक वीडियो आई थी वो कॉफ़ी शॉप वाली, और वो भी एआई बेस्ड वीडियो थी, फेक वीडियो थी बेसिकली, जिसमें लोगों ने बेसिकली कहा कि यार वो एक तो बेसिकली वो सीधे हाथ से कॉफ़ी पकड़ रहा है तो वो उल्टे हाथ से खाता पीता है बेसिकली। और दूसरा, वो जब पॉकेट में हाथ डाल रहा है तो वहाँ पे जो पॉकेट है उसकी वो खुद ही आगे आ रही है बेसिकली। सो सारा कुछ, खैर वो प्रूवन था कि वो एआई वीडियो थी। और उसके बाद भी उसकी कुछ वीडियोस आई। एक वीडियो उसकी आई जो जिसमें वो लोगों से मिल रहा है बेसिकली, वहाँ पे उसने एक रिंग पहनी हुई है और वो खुद ही गायब हो जाती है, और वो भी एआई बेस्ड वीडियो थी। सो इससे क्या पता चलता है, क्या ये जिंदा है या मर चुका है? अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ये भी जिंदा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है ये किस तरह के लोग हैं बेसिकली। ये निहायत डरपोक इंसान है, ये कोई बहादुर लोग नहीं है। ये क्यों, ये रेलिवेंट रहने के लिए, ये सिर्फ ताकत के नाम पे, सिर्फ ताकत को कमाने के लिए तो नहीं यार, छीनने के लिए सब कुछ करते हैं ये। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिलीजियस वॉर है। ये समझते हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से ये ज़मीन दी गई थी और हम ये दोबारा वापस लेंगे, जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है। आप चलें, वो मान भी लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ था भी, इनकी किताब में ऐसा कुछ है भी, कोई बिलीव नहीं करता उस पर वैसे। अगर है भी तो आपको लगता है कि ये उसको भी फॉलो करेंगे क्या? ये इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने गजा को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, वहां पे बच्चियों को इन्होंने मारा, बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया, वहां के लोगों को खाना तक नहीं उन तक पहुंच सकता। तो ये आपको लगता है कि ये इतने अच्छे इंसान हैं कि ये रिलीजियस इतने ज्यादा है कि वो उस चीज को आगे लेके चलेंगे? तो ऐसी सोच अपनी ज़हन से निकालते हैं बेसिकली। ये एक ज़ायनिस्ट मेंटालिटी है जो सिर्फ ताकत के लिए सब कुछ करती है, कोई इंसानी जान की वैल्यू नहीं है। और ट्रंप साहब को इस वक्त देखें, वो पूरी दुनिया से इस वक्त भीख मांग रहे हैं। सुना है उन्होंने ईरान से भी राब्ता की है। ईरान का तो सीधा सिंपल सा जवाब है कि जी सीज फायर हमारी तरफ से तो नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले भी जब सीज फायर हुआ था तो इन्होंने फ़ायदा उठाया था इस चीज़ का, क्योंकि इनकी ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है ना। इनकी ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है भाई। ये जो कहते हैं ये उसमें बिलीव नहीं करते बेसिकली। और ये आपको समझना पड़ेगा, वो उसने पता नहीं सबसे राब्ते कर ली हैं, जो भी इसके एलायंस थे, ट्रंप के, यूएस के जो एलायंस थे, उन सब ने ना कर दी है कि हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ना हम तुम्हें मिलिट्री बेस देंगे, ना हमने कोई मेरीन्स अपनी भेजनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के पास उसको ओपन करवाने के लिए, हम कुछ नहीं कर रहे। और इन कंट्रीज ने डायरेक्टली राब्ते करना शुरू कर दी हैं ईरान से। और ईरान का बड़ा सिंपल सा कहना है, उनका कहना है कि यार अमेरिकन को यहाँ से निकालो। अमेरिकन को निकालने से मुराद ये है कि जो अमेरिकन एम्बेसीज हैं उनको ख़त्म करो, जो इनकी मिलिट्री बेसिस हैं उनको ख़त्म करो अपने मुल्क से, फिर बात करेंगे। और बिल्कुल सीधी बात है। और आप ये अगर देखें भी, लॉजिकली देखें, रैशनल होके ज़रा देखें कि दुनिया में जंगें हो क्यों रही हैं, ये अमेरिकन की वजह से हैं, इसराइल की वजह से हैं। क्यों किसको किसी से लड़ना है? इराक वाली जंग को आप देख लें, अमेरिका यही वाला गेम खेल रहे थे। आज ये 2026 है और ईरान इस वक्त उस वक्त वाला इराक भी नहीं है। खैर उस वक्त भी इराक, मतलब सद्दाम हुसैन, मतलब अमेरिका ने पहले लॉन्च किया, फिर उसका जहन बदल गया, फिर वो अमेरिका के खिलाफ हो गया, फिर एंड पे उसके साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा। ये अमेरिका के तरीकाकार है कि अनस्टेबल पूरी दुनिया को कर दो अमेरिका के अलावा, ये साइड पे बैठे हुए आराम से, पूरी दुनिया को अनस्टेबल रखो कि हम बस सुपर पावर बन के रहें। और सुपर पावर की जब बात की जाती है, हम किस बेस पे देखते हैं कि ये सुपर पावर है? हम दुनिया में जब बात करते हैं तो अगर हम बात करेंगे टॉप 3 कौन है, तो हम कहते हैं कि जी यूएस, रशिया और चाइना। रशिया की इकोनॉमी तो इतनी खास नहीं है, सिर्फ मिलिट्री पावर उनकी बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो फिर भी वैसे भी बहुत बेहतर है। बट आप ये नहीं कह सकते यूएस चाइना का कंपैरिजन रशिया से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब फिर यही है कि बदमाशी करो और अगर आपके पास ताकत है तो आप दुनिया की सबसे ताकतवर
कंट्री तो हो, लेकिन आप सबसे मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना बेसिकली। या तो सिर्फ आप इकोनॉमी को देखो। चाइना इस वक्त बहुत सी चीजों में बहुत आगे है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो ईरान इस वक्त लड़ रहा है, चाइना का उसमें कोई हाथ नहीं होगा, रशिया का कोई हाथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दुनिया इस वक्त डिवाइडेड हुई पड़ी है और मोस्टली लोग रशिया चाइना की तरफ ही जाएंगे, और रशिया चाइना अगर इस तरफ है सो अमेरिका इन ट्रबल बेसिकली। कौन खड़ा है अमेरिका के साथ? उसके एलाइज नहीं खड़े हुए बेसिकली। आप फ्रांस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप यूके की बात करें, आप इवन स्पेन ने जिस तरह से शुरू में किया था, बहुत खुशी हुई थी मुझे तो। और मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू स्पेन के बारे में बदल गया, क्योंकि मैंने कभी स्पेन को इस तरह से देखा नहीं कि वो अमेरिका के कभी खिलाफ जाएंगे, या मुझे उनकी गवर्नमेंट का भी कोई इतना खास पता नहीं था। लेकिन अब आई थिंक जो उन्होंने सबसे पहले फैसला किया था ये, और भी काफ़ी कंट्रीज हैं। जापान ने आई थिंक मना कर दिया था, साउथ कोरिया ने आई थिंक मना कर दिया था कि हमारे साथ तो नॉर्थ कोरिया है बेसिकली। सो हम तो ये नहीं कर सकते। मेरीन्स का भी बेसिकली कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने में अमेरिका की मदद करें। सुपर पावर इस वक्त ये हरकतें कर रहा है, भीख मांग रहा है इस वक्त। और ऊपर से जो एक सोशल मीडिया में भी जंग चल रही है, ये एआई वीडियोस अपनी फेंकता रहता है नेतन्याहू, और फिर उसके जवाब में जो फिर ईरान की तरफ से जो वीडियोस आती हैं वो आई थिंक बहुत जबरदस्त है कि ईरान दुनिया को जिस तरह से रियलिटी दिखा रहा है कि क्या चीज किस तरह से हुई बेसिकली। और अभी आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि ईरान पे सैंक्शंस थी। ईरान के बारे में दुनिया का जो व्यू था बेसिकली वो क्या था कि ईरान कुछ नहीं कर सकता बेसिकली। इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया के साथ मिलके भी, इतनी ताकतवर होके भी ईरान को हरा नहीं पा रहा। ईरान इस वक्त अकेला है। आपको ये चीज याद रखनी है, ईरान इस वक्त अकेला है। और आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं, आप जब टर्की की बात करते हैं, तो वो किस लेवल पे होंगे, इस चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए। तो जब ये बात करते हैं ना कि हम बड़े आराम से जंगें लड़ लेंगे और जीत भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है आज के दौर में। और फिर जब चाइना रशिया की बात की जाती है तो वो तो पॉसिबिलिटी कहीं से भी नहीं है कि अमेरिका कुछ कर सकता है उनका। ये रियलिटी हमें समझनी चाहिए। इवन अमेरिका ने चाइना से भी राब्ता किया और उन्होंने साफ कहा जी हम रिस्पेक्ट करते हैं ईरान की, हम उसके साथ खड़े हुए हैं और अपना काम करो तुम। और बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। और ये क्लैरिटी जो चाइना की होती है ना, मैं समझता हूँ कि सबकी होनी चाहिए। और वो समझदारी मोस्टली लोगों में नज़र आती नहीं है, मोस्टली कंट्रीज में नज़र आती नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में भी कभी ऐसा हो कि एटलीस्ट कोई विजन और कोई आई थिंक लीडरशिप होनी चाहिए जो नेशन को किसी तरफ लेके जाए। पाकिस्तान में विजन की कमी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है हमारी लीडरशिप की तरफ से, पॉलिटिकली भी और जनरली वैसे भी, कि हमें जाना किस तरफ है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं बेसिकली इस वक्त। सो खैर आई थिंक और दुनिया का इस वक्त जो नैरेटिव बना हुआ है वो भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। अभी कल मैं ऑस्कर में देख रहा था, एक एक्टर थे, उन्होंने ऑस्कर में जाके कहा है, प्रियंका चोपड़ा के साथ आए थे और उनके एक्सप्रेशन ज़्यादा वायरल हुए कि उनका जो रिएक्शन था उस पर एक्सप्रेशन थे बेसिकली वो जिस तरह से थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी नो वॉर्स, नो टू वॉर एंड फ्री पैलेस्टाइन। और बिल्कुल मैं मेरे ख्याल से सबको ये कहना चाहिए। और वो जो हमारे जो एक साहब हैं, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है इस वक्त, जो क्या नाम है उनका, हल्क, हमारे हल्क साहब, एवेंजर्स के हल्क, आई थिंक वो बंदा जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ उनको। आई थिंक हमें उनको भी देखना चाहिए और वो लोग उनको सपोर्ट कर भी रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं उनको देख रहा था, क्या नाम है इनका जी, मार्क रुफेलो, हाँ जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ और बहुत अच्छी बात है। ऐसे काफ़ी बहुत से एक्टर्स को बात करनी चाहिए। इवन आई थिंक मेरे ख्याल से एंजेलिना जूली ने भी वो भी करती थी एक टाइम पे बात, बट वो भी इतना खुल के बात नहीं करती जिस तरह से यही करते हैं मार्क रुफेलो। और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है, ये चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, और आपको आने वाले टाइम में ये देखना है कि आपको अपना लीडर चुनना कैसे है। अभी इनके इलेक्शन कोई आने वाले हैं दोबारा, वहां पे देखें अपने लीडर्स को ऐसे चुने कि उसका कैरेक्टर भी साफ हो, उसका बैकग्राउंड क्या है ये देखें। क्योंकि अब आपको ये पता, एक रियलिटी चेक मिल गया है, क्या ये ट्रंप किस चीज पे ब्लैकमेल हो रहा है नेतन्याहू से, एप्स्टीन फाइल्स पे। और एप्स्टीन ये इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो मर चुका है, और वो ये हो सकती है रियलिटी कि वो जिंदा हो।
आपने जिम कैरी की वो वीडियो नहीं देखी थी, वो जिस तरह एक अवार्ड शो में था, वो लग ही नहीं रहा था जिम कैरी। वो भी हो सकता है कि उसको गायब किया हो और किसी को मास्क पहना के भेजा। और ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं आज के दौर में, मूवीज में इस्तेमाल होती हैं, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। आवाज को चेंज किया जा सकता है बेसिकली, ये सारा कुछ पॉसिबल है आज के दौर में। ये नेतन्याहू वाली भी जो बात चल रही है, ये सारी पॉसिबिलिटीज ये आजकल आपको नजर आती हैं आम लोगों में। आम लोगों की बात तो नहीं है टेक्नोलॉजी बेसिकली, बट ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं और हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अमेरिकन का इसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक रोल होना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब इलेक्शन हो, इन जैसे लोगों को ये सामने मत करें, अपना लीडर मत चुने ना। और ये जो इनकी स्टैब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती है इनकी CIA में और ये पूरी दुनिया में बेसिकली है। हमारे पाकिस्तान में जब बात होती है स्टैब्लिशमेंट की, स्टैब्लिशमेंट ये करती है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है और अमेरिका में भी ये एग्जिस्ट करती है, जो कि नज़र आती नहीं है। और डेमोक्रेटिक सिर्फ नाम के, सिर्फ एक वो होता है ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। ये डेमोक्रेसी इस वक्त सिर्फ नाम की है, कहीं पे डेमोक्रेसी नहीं है। खैर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जो नेशन है, आम लोग हैं, उनका बहुत अहम रोल है। अमेरिकन जो वोटर्स हैं बेसिकली, उनका बहुत अहम रोल है कि वो अपने लीडर्स को अब कैसे चुनेंगे। कि अगर वो चाहते हैं कि अगर उनको बहुत ज़्यादा शौक है बदमाशी का, दुनिया को चलाने का, तो एटलीस्ट तुम्हारा अपना बैकग्राउंड क्या है ये तो देखो पहले। और ये मैंने कहीं सुना भी है, मैंने बहुत से लोगों को सुना भी है। इवन पहले ये जब इलेक्शन थे उस वक्त मैं भी ये कह रहा था कि ट्रम्प आए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि ये फोकस करेगा बिजनेस पे, सबके लिए करेगा। बट ये ऐसे नहीं है। एट द एंड उसका बैकग्राउंड भी क्या कहते हैं, करप्ट था और कंप्रोमाइज था किसी ना किसी तरह से। आज वो ब्लैकमेल उसी चीज़ पे हो रहा है, एप्स्टीन फाइल्स के नाम पे। एप्स्टीन फाइल्स ही वो बेसिकली वजह है कि ये जंग बेसिकली हो रही है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है बेसिकली दुनिया को। और वो जिस तरह से इस वक्त न्यूज़ कंपनीज को जिस तरह से धमकियां देता है कि जी आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए, आप न्यूज़ ऐसे बनाएं कि वो आपकी गवर्नमेंट के हक में जाए, अमेरिकन गवर्नमेंट के हक में जाए। कैसे जाए भाई? वो सच झूठ को बिल्कुल साइड पे कर दें। और वेस्टर्न मीडिया वैसे भी आप अगर देखेंगे तो वो पेड मीडिया, वो एक नज़र आ जाती है वो चीज़ कि जहाँ पे वो पेड होता है वो नज़र आ जाता है वो सारा कुछ। ये तो इंडिपेंडेंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। और एक फ्रीडम ऑफ मैं कहूँगा कि स्पीच किसी हद तक है। लेकिन आप ट्विटर पे भी देखेंगे तो ईरान के, मैं देख रहा था कुछ मिलिट्री पेजेस जो अकाउंट्स हैं उनके, वो बैन किए जा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। सो ये बेसिकली ये कंट्रोल किसी ना किसी हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा है अमेरिकन गवर्नमेंट पे। अमेरिका में जिस तरह से चीज़ें चलती हैं, वो लॉबी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से ये बेसिकली पैसा इंजेक्ट करते हैं अमेरिका में, ये कंट्रोल करते हैं बेसिकली। और ये अमेरिकन को अब समझना पड़ेगा। तो बस उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम में ये चीज़ें बेहतर हों और पीस आए, क्योंकि उसके अलावा कोई हल नहीं है बेसिकली। और मुझे बेसिकली लगता है कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी, बेसिकली ये जंग ही चल रही है ना, ये खत्म होगी तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी चेंज होंगी। एक रियलिटी चेक दुनिया को मिल गया है मिडल ईस्ट के बारे में भी, और मिडल ईस्ट का दोबारा खड़ा होना उनके लिए भी एक चैलेंज होगा। और अमेरिका को देखने का नज़रिया भी दुनिया का चेंज हुआ होगा। ये जो हम सब बात करते थे ना, यूरोप चले जाएंगे, मिडल ईस्ट जाएंगे, और अमेरिका से सारे लोग आ रहे थे, बिलियनर्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, दिल्ली सबसे सेफ प्लेस है। और अमेरिका के बारे में लोग कहते थे कि जी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। उन्होंने अपनी पीक देख ली है, अब वो जवाल की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका भी अब जवाल की तरफ जा रहा है ना, वो पीक उन्होंने देख ली हुई है अब। सो अब वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये फैक्ट है बेसिकली। चाइना जिस हद तक आगे निकल चुका हुआ है, मिलिट्री पावर भी जिस तरह रशिया की बेहतर है, वो सारे ये अलाइज हैं आपस में, और एटलीस्ट इनकी कोई ज़बान है और उसकी कोई वैल्यू है। इनकी तो ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है। आज ट्रंप जो कह रहा है कल को मुकर जाएगा, तो क्या कर लेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये ऐसे ही कोई अमेरिकन लीडर और इजराइली, वो क्या उस पर कर सकता है बंदा? आप कुछ नहीं कर सकते। इनकी मेंटालिटी ऐसी नहीं है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बड़े रिलीजियस लोग हैं, रिलीजियस वॉर भी से कहा जा रहा है। ये उसने नेतन्याहू ने पूरा गजा फ्लैट कर दिया था, बच्चे औरतें कुछ नहीं देखा उसने, वो फ्लैट कर दिया था उसने। लेबनान को वो ऐसी धमकियां दे रहे हैं। तो आप बात करते हैं कि जी ये इतने रिलीजियस होंगे, इतने अच्छे इंसान होंगे, कुछ नहीं है ऐसा। सो बस उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो आने वाले टाइम पे। और ये स्टुपिडिटी जो ट्रंप की है, और ये जो डरपोक जो नेतन्याहू इस वक्त छुपा हुआ है, क्या कहते हैं, यूरोप में कहीं छुपा हुआ है। ये शायद जख्मी हो, लेकिन यूरोप में कहीं छुपा हुआ है, जिंदा है मेरे ख्याल से ये। तो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।